नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी। तो चलिए आज की जो बीमारी है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टिफ पर्सन सिंड्रोम की। हाल ही में एक हॉलीवुड सिंगर है सिलीन डियोन नाम की। ये वही सिंगर है जिन्होंने टाइटैनिक में वो अजर अमर गाना गाया था, जिसको सुन के लाखों लोग प्रेरित हुए थे। जिन्होंने वो गाना सुना उनके अंग पे रोमांच आ गया। माई हार्ट गोज ऑन नाम का वो गाना था और वहाँ से ये फेमस हुई थी और इनकी कई फैन फॉलोइंग है और बहुत ही अच्छे सिंगर है, उम्दा सिंगर है। इन्हें ये स्टिफ पर्सन सिंड्रोम हो गया और बहुत ही रेयर बीमारी है। आमतौर पे हम इस बीमारी को नहीं देखते, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी दूँ जो एक बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटी को हुई है। अब सेलिब्रिटी को जब भी कोई बीमारी होती है तो हमारे मन में उस बीमारी को लेकर थोड़ी सी उत्सुकता पैदा होती है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो बीमारी क्या है। तो आज उसी बीमारी के बारे में और संभवतः कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा जो इस बीमारी में काम आ सकती है। मैंने अभी तक के स्टिफ पर्सन सिंड्रोम का एक भी पेशेंट नहीं देखा है, ये पहले डिस्क्लेम कर देना चाहता हूँ। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम जो होता है ये एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, यानी नसों के अंदर और हमारे जो मसल्स है उसके अंदर यदि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है या नसें जो स्टिमुलेशन दे रही है वो मसल नहीं ले रही है या फिर नसें स्टिमुलेट तो नहीं कर रही है लेकिन मसल अपने आप ही स्टिमुलेट हो रही है, इस तरह की जो भी बीमारी आती है उसको हम न्यूरोमस्कुलर डिजीज कह के बोलते हैं। अब ये इम्यून मीडिएटेड है, यानी इम्यूनोलॉजिकली ये बीमारी होती है और बहुत ही रेयर है। 1 in a million यानी 10 लाख लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति को यह होता है। तो बहुत ही कम रोगी हमें इसके देखने को मिलते हैं, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम के देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़, इसको जो डायग्नोसिस होता है वो लंबे समय के बाद में होता है, यानी एक रोगी को डायग्नोस करने के लिए लगभग 6 से 7 साल का समय चले जाता है। लक्षण शुरू होने के बाद में डायग्नोसिस कंफर्म होने तक के लिए 6 से 7 साल का जो समय है वो निकल जाता है। इसीलिए हमें इसके जो डायग्नोस्ड केसेस है वो बहुत कम प्रमाण में देखने को मिलते हैं। इस बीमारी में होता क्या है तो बहुत ज़्यादा अकड़ाहट हमें हमारे मसल्स के अंदर देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ स्पाजम्स देखने को मिलेंगे। झटके से मसल्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और जो झटके होते हैं वो खासकर हमारे बैक के मसल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, टॉर्सो के अंदर देखने को मिलते हैं। पैरों के अंदर पैर पूरी तरह से अकड़ जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। लोअर बैक मसल्स में पेट के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरह से लगता है कि कोई निचोड़ रहा हो, इस तरह के स्पाजम, सीवियर स्पाजम हमें हमारे धड़ के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे में पेशेंट जो होता है वो उसके जो मसल्स है मूव भी नहीं कर पाता है, वो चल भी नहीं पाता है। चलते चलते यदि स्पाजम आ जाए तो गिर जाता है। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलता है। किसी भी वजह से ये स्पाजम आ जाते हैं, समझो कोई लाइट आ गई ज़ोर से या कोई आवाज़ आ गई ज़ोर से तो ये स्पाजम शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो ये स्पाजम शुरू हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ये स्पाजम आते हुए देखने को मिलता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट की जो ज़िंदगी है वो कितनी दुभर हो जाती है इस तरह की यदि कोई बीमारी हो जाती है। तो ठीक तरह से वो चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं और अचानक से गिर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर लॉर्डोसिस हमें देखने को मिलता है। पीठ की जो हड्डी है वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, साथ ही साथ स्पास्टिसिटी, बहुत ज़्यादा अकड़न हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे शुरुआत होती है, जैसे शुरुआती लक्षण होता है तो एकदम से ध्यान में नहीं आता है कि ये बीमारी है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये लक्षण की जो तीव्रता है वो बढ़ते जाती है और डिसेबिलिटी भी बढ़ते जाती है। जैसे जैसे बहुत ज़्यादा अगर बीमारी बढ़ जाती है तो पेशेंट को चलने में भी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो इसी वजह से इसके डायग्नोसिस को टाइम लग जाता है। कई बार एकदम से हम ये नहीं डायग्नोस कर पाते हैं कि स्टिफ पर्सन सिंड्रोम उस व्यक्ति को हुआ है। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया पोस्चरल इंस्टेबिलिटी रहेगा, एक पोस्चर में पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा झटके आते हैं, गिर जाता है। इसके अलावा जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी बहुत लूज हो जाते हैं व्यक्ति के, यानी यदि कोई चीज़ उसकी तरफ हम एग्जाम्पल के लिए यदि गेंद फेंकते हैं और उसको बोलेंगे कि कैच कर, तो वो ठीक तरह से कैच नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस वहाँ पे हमें लॉस होते हुए देखने को मिलते हैं। अब खासकर ये जो बीमारी है ये
एडल्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। बच्चों में ये बीमारी फॉर्चुनेटली उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, खासकर ऐसे एडल्ट्स जो मिडल से लेट ईयर्स में हो, 40-50 के ऊपर के जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर ही हमें देखने को मिलता है। खासकर ये जो बीमारी है फीमेल्स के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू मैन। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि इसको जब ये पहली बार डायग्नोस हुआ था तो इसका नाम रखा गया था स्टिफ मैन सिंड्रोम। हालांकि वो जो पहला पेशेंट था वो फीमेल ही थी, लेकिन फिर भी इस बीमारी का नाम स्टिफ मैन सिंड्रोम था। बट फिर बाद में देखा गया कि फीमेल्स की जो संख्या है इस बीमारी से ग्रस्त होने की वो ज़्यादा है, इसलिए फिर इसका नाम बदल के स्टिफ पर्सन सिंड्रोम कहा गया है। ये बीमारी क्यों होती है, तो इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी बीमारी है। क्यों होती है इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चालू है, लेकिन मोटा मोटी यदि मैं बताऊँ तो जो गैबा होता है, गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये एक इनहिबिटरी ट्रांसमीटर होता है। यानी जब दो नसों से एक्शन पोटेंशियल जाता है, यानी एक नस जब दूसरे नस को उत्तेजित करती है तो उस उत्तेजना को कंट्रोल करने का काम गैबा करता है। अब ये जो गैबा है उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है, जिसको हम एंटी जीएडी एंटीबॉडीज कह के बुलाते हैं। अब ये एंटीबॉडीज हमारे गैबा को डिस्ट्रॉय करती है, जिससे वो उस उत्तेजना को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर हमको स्पाज्म, रिजिडिटी और स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। तो एक शॉर्ट में अटेम्प्ट था। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी बीमारी है और इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चालू है कि एग्जैक्टली क्या होता है बीमारी में। अब जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे पेशेंट और ज़्यादा डिसेबल होते हैं। कई बार उन्हें व्हीलचेयर्स का सहारा लेना पड़ता है, कई लोग बेड रिडन तक हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा यदि बीमारी बढ़ जाती है तो सांस लेने के अंदर तकलीफ हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सभी लक्षण हमें इस बीमारी में देखने को मिलती है। अब कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो संभवतः इस बीमारी में काम आ सकती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, फिर से एक बार बोलता हूँ कि मैंने अभी तक आज तक एक भी पेशेंट इस बीमारी का नहीं देखा है। चूँकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, तो लक्षणों के आधार पर मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट कर रहा हूँ। यदि किसी को कोई रोगी मिलता है तो आप उन्हें ये दवाइयाँ दे के देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आती है दवा वो है सिमेक्स। सिमेक्स एक बहुत ही अच्छी दवा है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर। जब भी मसल्स अकड़ जाती हो, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता हो और एक ही पोजीशन में मसल अकड़ी हुई काफ़ी लंबे समय तक होती हो, दर्द भी पेशेंट को अक्सर होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम सिमेक्स 30 यह दवा दे सकते हैं। इसके अलावा यदि पूरे मस्कुलर सिस्टम के अंदर कमज़ोरी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा दर्द है, क्रैम्प अगर बार बार पेशेंट के हाथों में और जॉइंट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, पीठ के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द यदि हमें देखने को मिलता है, तो विराट्रम विरिडी नाम की एक और दवा है जो ऐसी कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। यदि किसी के अंदर इस तरह के स्पाज्म और झटके और जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो यदि ठंड में जाने की वजह से या फिर गीला होने की वजह से हमें देखने को मिलते हैं, तो डल्कामारा संभवतः आपकी मेडिसिन हो सकती है। डल्कामारा 30 आपको देना चाहिए। तो ये 3 संभवतः होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने सजेस्ट किए हैं, जो लक्षणों के आधार पर हम रोगियों को ऐसी कंडीशन में भी दे सकते हैं, और अगर लक्षण मैच हो गए तो होम्योपैथी के रिजल्ट आपको आएंगे ही आएंगे। तो चलिए, ये थी आज की हमारी मेडिसिन स्टिफ पर्सन सिंड्रोम्स के बारे में जानकारी और कुछ दवाइयाँ। तो आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।